सकता है। कौन से? जब आर्टिकल 358 कहता है कि उस समय केवल आर्टिकल 19 निलंबित होगा, केवल 19। आर्टिकल 358 में लिखा है जैसे ही देश के भीतर आपातकाल लागू होगा, आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन बाद में एक संशोधन किया गया, इसमें नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, वीडियो सुनिएगा मत, एक एक चीजों को लिखते चलिएगा, फिर से आप जब रिवीजन करेंगे तब चीजें याद आएंगे, नहीं भूल जाएगा सब आपको। तो 352 में लिखा गया है कि आपातकाल के समय आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन आगे चलकर इसमें परिवर्तन किया गया। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। एक बात मैं और बता दे रहा हूं, ये मत समझेगा मैं जीएस वर्ल्ड के हित में कह रहा हूं या अपने किसी फायदे के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। एक मैं तरीका बता देता हूं पढ़ने के लिए, और जिसने जिसने इसको अपना लिया और अपना और रिस्पांस बाद में बताइएगा, और नहीं अपनाने के बाद भी बताइएगा। मैं अपने किसी व्यक्तिगत या संस्थान के हित से लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये दौर ऐसा है ना कि दुनिया इतनी स्वार्थी होगी, कोई भी व्यक्ति अगला बात करता है तो व्यक्ति के दिमाग में आप उनका क्या स्वार्थ इससे है, नजर इस पे जाती है। इसलिए कई बार सही बातें भी बताने में डर लगती है कि हम कुछ बोलें, आप उसका कहीं अदरवाइज मतलब न निकालें। तो संस्थान तो काम करेगी, तो अपना हित देखेगी। लेकिन जैसे कि मगर मान लीजिए कि आप लोग किसी बच्चे ने मेंस में एडमिशन लिया है, और मेंस में एडमिशन जब लिया है तो पॉलिटी कुछ नहीं जान रहा है, वो वैसे ही क्लास कर रहा है, तो इस पॉलिटी के बाद हो सकता है आपके मुंह से ये शब्द निकल जाए कि मजा नहीं है पॉलिटी में, समझ नहीं पाए हम लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट जो हमारे क्लास में है, जो प्रीलिम्स पढ़ के आए हैं हमारे ही क्लास को, हमसे पॉलिटी प्रीलिम्स पढ़े हैं या एनसीईआरटी एक बार पढ़े हैं, या हमसे नहीं भी पढ़े तो पॉलिटी की समझ उनको है, प्रीलिम्स देते हैं, प्री निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्री निकल जाता है तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि मेरी पॉलिटी ठीक है, मैं समझ जाऊंगा पॉलिटी आपकी ठीक है। प्री आपका निकल जाता है तो पॉलिटी आपने पढ़ी है, इतना काम भर का पढ़ा है कि पॉलिटी आपको आती है। उनके लिए तो ये क्लास, जब आप पूरी क्लास करेंगे तब आप बताइएगा कि वाकई क्या सीखा हमने इस मेंस की क्लास से, आपसे पॉलिटी की क्लास से। लेकिन जिन्होंने पॉलिटी अभी पढ़ा ही नहीं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जैसे इतना इन्वेस्ट किया है, प्रीलिम्स का बैच ले लीजिएगा। और क्लास कैसे करिएगा पता है? जब हमारी प्रियम्बल की मेंस की पूरी क्लास करनी, पहले जाकर प्री वाली क्लास कर लीजिएगा। प्री वाली क्लास करके जब आएंगे, पूरा का पूरा एंगल, उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब फिर मेंस की क्लास में एंट्री करेंगे तो 50% फाउंडेशन आपको वहां से तैयार होकर आएगा। तब यहां पर जब आप आगे बढ़ेंगे तब एकदम अच्छे से इसको आप रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो मैं 358 बोल रहा हूं, आपातकाल बोल रहा हूं, दोनों का रिलेशन ही नहीं बैठा पा रहे हैं आप। लेकिन जो हमसे प्रीलिम्स में पढ़ के आए होंगे तो उनको तो एकदम क्लियर हो रहा होगा कि नहीं सर 358 में आपने क्या बताया था, 359 में कैसे बताया था, अब निलंबन के साथ उसको मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं, आपस में कैसे उसको जोड़ रहा हूं। यही जोड़ने का काम करना है। मेंस में बिखरी हुई चीजों को एक साथ समाहित करके भाषा के प्रवाह में बहा देना है। और प्रीलिम्स में एक एक चीजों पर निशाना लगाना रहता है, इस पर निशाना लगाओ, इस पर निशाना लगाओ। लेकिन मेंस में निशाना नहीं लगेगा। मेंस में बिखरी हुई चीजों को एक साथ समाहित करके प्रवाहित करना रहता है, ये करना रहता है मेंस पे। और मेंस में कंचे की तरह एक एक पे निशाना लगाते रहे, जो निशाना लगता गया वो ठीक, नहीं लगा तो गड़बड़। लेकिन प्री मेंस में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप पढ़ के आए तो बहुत मजा आएगा आपको इस बैच में, और अगर बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं तो समस्या आएगी। इसलिए आप प्रीलिम्स का बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? जी सुशील यादव, अभी हम लोग मैग्ना कार्टा की बात नहीं करें। मैग्ना कार्टा तो प्रीलिम्स में बताया जाता है, मेंस में तो कोई मुद्दे पे सवाल नहीं आता। प्रीलिम्स में ये बताया जाता है मैग्ना कार्टा क्या है, कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से कैसी अवधारणा हुई, भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, ये बताया जाता है। फिर आगे प्रश्न आएंगे तो मैं डिस्कस भी करूंगा। ठीक, समझ गए ना मेरी बात, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि निलंबन 4 आर्टिकल में आपको दिखेगा, 5 358 में, 359 में, 13 क्लास 2 में, 13 क्लास 1 में, 31 1 और 2 में। 358 में मैंने बताया कि जब देश के भीतर आपातकाल लागू हो तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन आगे चलकर 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, जिसके माध्यम से यह व्यवस्था कर दी गई कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जब आपातकाल लगेगा तभी आर्टिकल 19 निलंबित होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, जो आंतरिक अशांति के स्थान पर लाया गया था 1978 में, अगर आपातकाल का आधार सशस्त्र विद्रोह है तो आपका आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। लेकिन
अगर आपातकाल का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। जबकि 359 क्या कहता है? 359 कहता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगर इन मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो क्या सभी मूल संविधान में तो सभी किए जा सकते थे। अब यहां पर भी एक संशोधन याद करिए, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके माध्यम से व्यवस्था कर दिया गया कि आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन तो कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। बाकी मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। 13 क्लास 2 क्या कहता है? 13 क्लास 2 तो यह संरक्षण प्रदान कराता है इसको। इसका सही बात तो इसका है, मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कराता है, मूल अधिकारों को संरक्षण करने के लिए है 13 क्लास 1 2। तो अगर निलंबन का प्रश्न लिख रहे हैं तो आप इसको यहां मत लिखिएगा, इसको कहां लिखना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। मूल अधिकारों को जो असंवैधानिकता की बात आएगी, संरक्षण की बात आएगी, तब वहां जोड़िएगा आप, यहां मत जोड़िएगा। यहां ये जोड़ सकते हैं आर्टिकल 31 क्लास 1 और 31 क्लास 2 जो है आपका, ये भूमि सुधार से संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। ये भी आर्टिकल 13 क्लास 1, 13 क्लास 2 और 31 क्लास 1 और 2 के साथ हैं। तो निलंबन में केवल 2 आर्टिकल आपको जोड़ना है, ये तीनों इसके बाहर के हैं। कहां इसको ऐड करना मैं भी आगे बताऊंगा, अगला पॉइंट आएगा तो मैं इसको आपको ऐड करूंगा, क्योंकि इसका भी संबंध निलंबन से है, लेकिन दूसरे रूप में है। और किस रूप में है मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि 13 क्लास 2 का यूज कब करेंगे, 13 क्लास 1 को यूज कब करेंगे, 13 क्लास 1, 31 क्लास 1 और 2 का यूज कब करेंगे। तो जब भी आपको लिए आंसर आ जाए क्या मूल अधिकारों का निलंबन या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, तो आंसर लिखिए बिल्कुल। मूल अधिकारों का निलंबन और निर्बंधन दोनों किया जा सकता है, लेकिन विशेष प्रक्रिया और विशेष परिस्थिति के अनुसार। जैसे कि जब कभी भी देश में आपातकाल लागू हो तो आर्टिकल 358 कहता है कि हमारे मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था कर दिया गया है कि आर्टिकल 19 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही निलंबित होंगे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। जबकि अब उसी को जोड़िए आगे देखिए, अब यहां पर पूर्ण विराम लगा फिर से मत लिखिए, सेंटेंस लंबा हो जाएगा, आपको शब्दों के साथ लिंक करना है, तो वहीं पर एक पॉइंट जोड़ दीजिए। जबकि आर्टिकल 359 में यह स्पष्ट किया गया है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के पश्चात से आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया में के द्वारा विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, जिसका मुख्य कारण यह है ताकि देश की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सके। यह आपका निलंबन की परिभाषा हो गई। अगर निलंबन पे सवाल आ गया तो रिस्ट्रिक्शन पे सवाल आ जाए तो क्या करेंगे आप, क्या इसको सीमित किया जा सकता है? तो आपको आंसर लिखना होगा कि हम इस भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, इनमें राज्य युक्ति निर्बंधन लगा सकता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि राज्य इन मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। जैसे आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार, यही प्रमाण देना है जो मैंने उत्तर लिखने की कला पहले दिन समझाई थी कि कैसे उत्तर आपका प्रमाणित उत्तर होगा। जैसे आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं, लेकिन राज्य इन प्रत्येक स्वतंत्रताओं पर सीमाएं आरोपित करता है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 26 के तहत हमें अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन इन धार्मिक कार्यों को करते समय हम सार्वजनिक हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर और नैतिकता के अधीन रहते हुए ये कार्य करेंगे। और वही तीसरी ओर अनुच्छेद 33 और 34 में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से राज्य हमारे मूल अधिकारों को सीमित करता है। जैसे कि आर्टिकल 33 में कुछ सशस्त्र बल के सेनाओं को मूल अधिकारों को सीमित करता है, और अनुच्छेद 34 के अंतर्गत जब देश के भीतर मार्शियल लॉ या सेना का कानून लागू हो, उस समय भी मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ये तो मैंने पूरा का पूरा उत्तर बोल दिया आपको कि अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए
क्या मूल अधिकारों का निलंबन या निर्बंधन किया जा सकता है? व्याख्या करें तर्क सहित। तब तर्क सहित व्याख्या इसकी यही होगी, हाँ मूल अधिकारों का निलंबन भी हो सकता है, निर्बंधन भी हो सकता है, किन परिस्थितियों में, किस आधार में हो सकता है, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद और किस आर्टिकल में किया गया है। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिली हैं, उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को निलंबन यहां मिलता है आपको। आर्टिकल 26 के तहत जो आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मिली है, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मिली है, इन धार्मिक कार्यों को आप सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए, मॉरलिटी या नैतिकता का ध्यान रखते हुए, नैतिकता का ध्यान रखते हुए, इनके अधीन रहते हुए आप धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलती है। और वहीं आर्टिकल 33 मैंने प्रीलिम्स में आपको पढ़ाया है। क्या है आर्टिकल 33? कुछ संचार के अधिकारियों को, कुछ आईबी या खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को, कुछ सशस्त्र बलों के अधिकारियों को मूल अधिकारों को सीमित किया जाता है। क्यों सीमित किया जाता है? क्योंकि इनके पास कुछ अपनी प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, देश की कुछ खुफिया जानकारियां होती हैं इनके पास, और अगर यदि अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग करके कई बार देश की खुफिया जानकारी को दूसरे स्थानों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल 33 के तहत इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 34 के तहत जब कभी भी देश के किसी हिस्से में सेना का कानून, मार्शियल लॉ लागू हो, तो उस स्थान पर भी मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। तो जब तक आपका अभी नोट्स नहीं पहुंच गया, जैसे मूल अधिकार हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं, तो मूल अधिकार की कोई किताब आपके पास हो तो उसको पढ़ के आइए आप लोग। फिलहाल मैं आज टीम से बात आपसे कर लूंगा तुरंत आज ही कि स्टडी मटेरियल जल्द से जल्द आपको पहुंच जाए, ताकि उसको आप पढ़ के आइए एक बार। मूल अधिकार एक बार जब आप रीडिंग करके आएंगे, तब जो हाँ जितनी जटिलता मिलेगी वो सारी सरलता आपको क्लास में मिल जाएगा। अच्छा ये मतलब थे जो सर ने समझाया। बात एकदम साफ हो गई। मेंस इतनी गहराई में पीसीएस का जाएगा नहीं जितनी गहराई में पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं स्टैंड आगे लेकर चल रहा हूं। अगर मेंस एकदम आईएएस का पैटर्न बना दे तब भी कुछ आपका बाल बाका ना कर पाए। बदल सकता है पैटर्न, चाहे जब बदल देगा तो बता के तो आएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस तो सेम वैसे है। जो आईएएस का सिलेबस है वही पीसीएस का भी सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं पीसीएस में सरल आते हैं। तो सरल आते हैं, हम सरल की ही पढ़ के जाएं या कठिन पढ़ के जाएं? कठिन पढ़ के जाएंगे तो सरल तो अपने आप हो जाएंगे, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड हाई भी हुआ तब भी हम पेपर को आसानी से कर लेंगे। इसलिए इस लेवल का ध्यान में रखते हुए मैं पूरी क्लास आगे लेके चल रहा हूं आपकी। जैसे मैंने बताया, कुलदीप राणा ने कहा सर इसी पॉइंट को पैरा में और पॉइंट में कैसे लिखेंगे? तो जैसे मैंने आपको बोल के बताया वैसे ही पैरा और पॉइंट में लिखना है। यह अभ्यास आपको स्वयं करना पड़ेगा। मैं अब मॉडल आंसर आपको मिला है ना, प्रस्तावना का मॉडल आंसर आज आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा वहां पर कैसे लिखा गया है, पैरा में कैसे, पॉइंट में लिखा गया है। तो ये आपको स्वयं आएगा। अगर आप ये सोचिए कि हमको 500 उत्तर लिख के दे दिया जाएगा, उसी को जाके हम लोग रट लेंगे, रट के जाके एग्जाम में लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेंस में, सिविल में ऐसा नहीं होगा। इसको अपने पॉइंट को भाषा में स्वयं को बदलना पड़ेगा। आप खुद बदलेंगे, इसी पॉइंट को भाषा में बदलेंगे। अरे भाई, अगर आपको क्या आपका माइंड लेवल इतना डेवलप नहीं हो पाया, जैसे मैं आपको बताऊं इस बात को, एक राजा था, उसकी 2 बेटियां थीं। वह राजा अपनी बेटियों को बहुत चाहता था, उसके लिए अपना सर्वस्व लुटा सकता था, अपनी जितनी संपत्ति थी उसको भी बेच सकता था। लेकिन राजा अपनी बेटियों को लेकर के इतना डरा हुआ रहता था कि अपने साम्राज्य की भी जब बात आती थी, किसी भी राज्य के लेकर के कोई भी संधियां कर सकता था, लेकिन वह स्वाभिमानी था। वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। बात उसके स्वाभिमान की आए तो वह अपने आप को भी लुटा सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए वह कभी भी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। वह हमेशा अपने साम्राज्य के भीतर रहते हुए अपने साम्राज्य का विकास और अपनी बेटियों को देख रेख में लगा रहता था, और अपनी बेटियों की शादी किसी अन्य राज्य में कर करके और अपने क्षेत्र का विकास भी एक और वह करना चाहता था, ताकि अन्य राज्यों का विलय भी हम कर पाएं और इसी कूटनीति के माध्यम से अन्य राज्यों को अपने भारत में हम मिला पाए। अब ये कहानी आपको समझा दी। अब बता दिए, राजा हरिश्चंद्र, मान लिया राजा हरिश्चंद्र की कहानी होती, राजा हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व का वर्णन करें, तो अब व्यक्तित्व का वर्णन नहीं कर पाएंगे आप।
जब आपको पॉइंट मिल गया, राजा सोचता कैसे था, बेटियों को लेकर के उसके दिमाग में कैसे स्टैंड था, अपने राज्य के विस्तार को लेकर क्या स्टैंड था, और बेटियों के विवाह को लेकर क्या स्टैंड था, वह स्वाभिमानी व्यक्ति था या फिर पैसे की लालच में या विस्तार के लालच में कुछ भी कर सकता था। भाई पॉइंट मैंने बता दिया, पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो राजा हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए आ गया, तो उसी पॉइंट को आप भाषा में नहीं पिरो पाएंगे। ये तो हाई स्कूल का बच्चा कह सकता है, इंटर का बच्चा कह सकता है, बीए पास करने वाला बच्चा तो ये नहीं कहेगा कि सर इसको आप हमको भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब आप लिखेंगे शब्दों में तो भाषा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आर्टिकल्स पढ़िए। आर्टिकल्स में क्या मिलता है आपको, जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपको वहां प्रस्तुतिकरण का तरीका मिलता है, यही है प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण का कैसे किसी चीज को प्रेजेंट करना है, यह आर्टिकल जब आप संपादकीय पढ़िए तो वहां आपको मिलता है कैसे किसी चीज का सवाल उठाया जाता है। लाशें सवाल करती हैं, कांग्रेस जवाब दो। अभी हाल फिलहाल में 1992 में बाबरी मस्जिद जैसी घटना हुई तो पूरी लाशें सवाल करती हैं, कांग्रेस जवाब दो कि आखिरकार इस दंगे का जिम्मेदार कौन है, इस सांप्रदायिक मुद्दों का जिम्मेदार क्या है, क्या हम लोगों ने इस जाति के आधार पर जो 1947 में बंटवारा किया, क्या यह दूसरा रूप ले सकता है। सवाल किया, फिर उत्तर लिखना शुरू किया, क्या इसके कारण थे, क्या इसका पक्ष था। तो इस तरीके से काम इसका आएगा। बुक पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी बड़बोड़ापन होगा, मेरे मुंह से ये बात कहना ठीक नहीं लगेगा। एम लक्ष्मीकांत भी आप पढ़ के आएंगे तो जो आप यहां क्लास में सीख के जा रहे हैं ना, उस लेवल के बहुत ऊपर सीख के जाएंगे। आप किताब अगर एम लक्ष्मीकांत को रखें तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। जो टॉपिक यहां मेंस में मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़िए वहां पर, लेकिन उसको भी पढ़ के जब आप यहां क्लास में आएंगे ना तो आपको लगेगा कि उससे इतर बहुत सारी चीजें हमको मिली है जो कि वहां पर डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर शब्द आएंगे, भाषा आएगी, प्रवाह आएगा, पॉइंट को कैसे पिरोया जाए उसको आएगा। ठीक है, इसलिए पढ़िए। इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी एक कहानी बनाती है, और कहानी जो बनाने की जब कला आपके अंदर आ जाती है तो पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट को कहानी में पिरो के कहानी बना देनी है। यही तो करना है आपको। समझ पा रहे मेरी बात को? आते हैं, दोनों में आते हैं। ठीक, चलिए बिल्कुल बता देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जो कल पढ़ाएंगे उसको आपको बता देंगे कि आप ये कल पढ़ के आइए अच्छे से। मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा इसको। चलिए, तो ये सारे मुद्दे मैंने क्लियर कर दिए। ये हेडिंग भी आपकी मैंने कंप्लीट करा दी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन या निर्बंधन हो सकता है या नहीं हो सकता, होगा तो कहां होगा, कब कब निलंबन होगा, कब कब निर्बंधन होगा, निर्बंधन का एग्जाम्पल क्या है, निलंबन का एग्जाम्पल क्या है, दोनों पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि आप लोग के अंदर जो मन में सवाल आ रहे हैं ये आपके पास पहली बार है। हम लोगों ने भी अपने समय में जब मेंस की क्लास की, जब पहली बार मेंस सीखा पढ़ने के लिए, तो समझ में पूरी कहानी तो यार बताते चले जाए, इनको तो आता है तो सब बता रहे हैं, हम कैसे लिखेंगे। और 6 महीने तो इसी में गुजार दिया ये पूछने चक्कर, हम कैसे लिखेंगे, और लिखा कभी नहीं, लिखा कभी नहीं, बस यही सोचा हम कैसे लिखेंगे। और जब लिखने लगा तो यार लगा काम तो बड़ा आसान था, तो हम लोग कर ही नहीं रहे थे। तो काम करिएगा जरूर, कम से कम जो गलतियां हम लोगों ने अपने समय में की है वो गलतियां आप ना करिएगा, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, रंजना सिंह। हाँ रंजना, देखिए हमारे साथ ये प्रीलिम्स की भी स्टूडेंट रही हैं तो इनको चीजें और अच्छे से भी क्लियर हो रही होगी। चलिए, अब आपको अगले मुद्दे पे लेके चलते हैं। अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अब यहां पर आपको आर्टिकल 13 क्लॉज 1 लिखना पड़ेगा, 13 क्लॉज 2 भी लिखना पड़ेगा, 31 क्लॉज 1 और 2 दोनों लिखना पड़ेगा। अब यहां पर लिखा गया है कि अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर लॉज। कि बहुत सारे हमारे संविधान में कानून बनते हैं, अधिनियम आते हैं, कानून भी बनते हैं। संविधान निर्माण के पहले कुछ कानून बने हैं, संविधान निर्माण के पश्चात कभी संसद कानून बना देती है, कभी तो राज्य विधानमंडल कानून बना देती है। आखिरकार इस कानूनों से कहीं मूल अधिकार हमारे खतरे में न पड़ जाए। का मूल अधिकार कैसे खतरे में पड़ जाए? मान लीजिए संसद कोई कानून बना दे, ऐसा कानून बना दे कि हमें एक तरफ कहा जा रहा है विदेश भ्रमण कर सकते हैं, भारत के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं, संसद कानून बना दे ऐसे सभी नागरिक जिनकी उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में जिनका नाम है, उत्तर प्रदेश की राज्य के बगैर बाहर जाने से पहले उनको वीजे की आवश्यकता पड़ेगी और जाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा, वहां एक्स्ट्रा चार्ज उनको मिलेगा और विदेश भ्रमण की यात्रा तब तक वो नहीं कर सकते जब तक राज्य इसकी पूरी सहमति न दे।
तो ये क्या कह रहे हैं भाई, हमें तो आर्टिकल 19 में पढ़ाया गया कि हम भारत के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें तो आर्टिकल 21 में बताया गया कि अपने नैतिक और भौतिक विकास के लिए हम विदेश का भी भ्रमण कर सकते हैं, और राज्य कानून बना दिया कि ना राज्य के बाहर जा सकते हैं ना विदेश जा सकते हैं। तो कानून के माध्यम से क्या हुआ, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इन कानूनों से सुरक्षा कौन देगा मूल अधिकारों को, यह पढ़ना है आपको। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, पढ़ना क्या है इसमें। तो आइए देखते हैं कि अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार से होती है। देखिए, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान की बात किया जाए, 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 का प्रमाण लेना है, और जरूरत पड़ने पर आप 31 क्लॉज या आप अनुच्छेद 32 भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 226 का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार दी जाएगी, तो लिखना कैसे है इसमें, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बने हुए किसी भी कानून के द्वारा अगर हमारे मूल अधिकारों के कोई भी हनन, सीमित या उसका निलंबन होता है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 के तहत उसके लिए संरक्षण प्रावधान किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंतर्गत संविधान निर्माण के पहले की विधियों से हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षा मिलती है, वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत संविधान निर्माण के पश्चात संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दी जाती है। कैसे दी जाती है, ये मैंने आपको क्या बता दिया कि कैसे स्टार्ट करना है आंसर इस पे। अब इसके अंदर मसाला क्या डालना है, अब यहां सिखाते हैं आपको। क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में कहा गया है कि संविधान निर्माण के पहले की जितनी भी विधि है, संविधान निर्माण के पहले की विधि, तो हमारे संविधान निर्माण के पहले बहुत सारी ऐसी विधियां थीं, चाहे सीपीसी की धारा, आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा है, वो आज भी हमारे देश में लागू है। अगर उन धाराओं में से, उन कानूनों में से, उन अधिनियमों में से कोई ऐसा अधिनियम हो जो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन कर रहा हो, उनको सीमित कर रहा हो, उनको समाप्त कर रहा हो, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को, ऐसे किसी भी नियम को, ऐसे किसी भी धारा को समाप्त कर देगी। वहीं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है संविधान निर्माण के पश्चात संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून बनाने का प्रयास नहीं करेगी जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो या मूल अधिकारों को कम कर रहा हो। अगर ऐसा कोई भी कानून संसद या राज्य विधानमंडल बनाती है तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत न्यायपालिका को इस बात की शक्ति है कि ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्या असंवैधानिक घोषित कर सकती है, यह बात आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा गया है। और वैसे भी हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका लेती है, और इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने 5 प्रकार के रिटों के माध्यम से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने का प्रावधान करता है। अतः इन प्रावधानों के माध्यम से मूल अधिकारों को संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर कि अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे होती है, तो अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका देता है। और न्यायपालिका को यह पावर कहां से मिलती है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में मिलती है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में मिलती है, आर्टिकल 32 में मिलती है, आर्टिकल 226 में मिलती है। और यहीं से न्यायपालिका को कहीं ना कहीं न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की भी पावर मिलती है। क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन और जुडिशियल रिव्यू की भी पावर मिलती है। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ मूल अधिकार के क्वेश्चन को टाइप करके दिखा दूं आपको कि देखिए कि मूल अधिकार में सवाल कैसे कैसे अब तक बने हैं।
या कैसे सवाल आपके बन सकते हैं, तब एक आपको आइडिया लग जाएगा कि मेंस लेवल पे हमें मूल अधिकार किस प्रकार से पढ़ना है। पीसीएस आसान है, पीसीएस मेंस बहुत आसान है। मजा तो तब आता है जब आईएएस का मेंस लिखिए, जब आईएएस का मेंस पढ़ाइए तो वहां मजा आता है। सही, यहां तो केवल 125 शब्दों में सवाल लिखना है। बड़ा सवाल 200 में है, छोटा 125 में है, और उसमें भी प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। आईएएस में तो एक प्रश्न में 5-5, 6-6 प्रश्न छिपे रहते हैं। उसकी तुलना में पीसीएस का मेंस लिखना तो बहुत आसान है आपके लिए। बस एक बेसिक समझ बन जाए, बस, और कुछ नहीं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपके अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो बस। चलिए आयुष पाठक जी, ये पॉइंट भी हमारा हो गया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको मेंस को लेकर के अनुच्छेद 12 के तहत एक सवाल बन सकता है राज्य की परिभाषा को लेकर के। अब जिन स्टूडेंट्स को मैंने प्रीलिम्स में राज्य की परिभाषा पढ़ाया है वो मेंस में भी ये सवाल आएगा तो 125 नंबर में आएगा, 125 शब्दों में आएगा। 125 शब्दों के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का वर्णन करें। भाग 3 के अंतर्गत राज्य क्या है टिप्पणी कीजिए, ऐसे सवाल आ जाएगा। भाग 3 के अंतर्गत राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट, टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ लेगा, तब आपको बताना होगा यहां हम क्या बताएं। तो ऐसी दशाओं में राज्य की परिभाषा के तहत पहली बात मूल अधिकारों की परिधि। देखिए उत्तर कैसे लिखना, अगर राज्य की परिभाषा आ गया तो केवल परिभाषा डाल के लिख शुरू हो जाएंगे, नहीं। हमारे संविधान के अंतर्गत जो कुछ भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकार की परिधि को बताने के लिए, अर्थात राज्य को बताने के लिए अनुच्छेद 12 के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत ये राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है। इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है और समय के साथ न्यायालय ने इसे भी राज्य माना है। क्या राज्य है वो मैं सिखा देता हूं, बाकी उत्तर आप लिख देंगे। राज्य की केवल राज्य की परिभाषा पे ही सवाल आ सकता है। भाग 3 के प्रायोजन के लिए आर्टिकल 12 के तहत, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके तहत यह कहा गया है संसद एवं संघ सरकार, संसद एवं संघ सरकार, राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण जिसे कहा जाता है लोकल अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण जिसे कहा जाता है अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। अब आपका सवाल होगा सर ये राज्य है क्या, राज्य की परिभाषा बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई आपने एडमिशन कहां लिया है, जीएस रोड में। क्या मिलेगा जीएस रोड में आपको, मेंस की क्लास, आंसर की फॉर्मेटिंग, आंसर राइटिंग, स्टडी मटेरियल, मॉडल आंसर। न मिला तो किससे मांगोगे चीज, जीएस वर्ल्ड से। कौन है जीएस वर्ल्ड, दिव्यसेन सर, नीरज सर, अरुण सर मैनेजमेंट इलाहाबाद ब्रांच, लखनऊ ब्रांच, इमरान सर, सूर्यवंशी सर, ये जीएस वर्ल्ड हैं। हम अपने अधिकारों की मांग इससे करेंगे और ये सारे लोग मिलकर के हमें जीएस वर्ल्ड के द्वारा किए गए सारे वायदे को पूरा करेंगे। तो अगर आपको ये ना पता हुई जीएस वर्ल्ड, तो यदि आपके अधिकारों का हनन हो जाए, आपको क्लास आज एडमिशन लिया, 18,500 जमा किया, कल क्लास ऑफ, ऐप चल ही नहीं रहा है, किससे जाएंगे मांगने आप, पड़ोसी से कहेंगे मेरा जीएस वर्ल्ड का मैंने कल एक क्लास लिया था वो क्लास चल नहीं रहा है। तो हम क्या करें यार, मैंने क्या क्लास तुम लियो तुम जानो। तो आप किससे जाएंगे मांगने क्लास किया अधिकार, कि हमने पैसा जमा किया मुझे क्लास चलनी चाहिए, हमने पैसा जमा किया हमको स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, हमने पैसा जमा किया है हमारी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। किससे, जीएस वर्ल्ड से। कौन है जीएस वर्ल्ड, जानना आवश्यक है ना। उसी तरीके से अगर देश आपको अधिकार देता है तो अधिकार जो हनन होगा, अधिकारों को आपको मांगना होगा, किससे मांगेंगे, राज्य से। कौन है राज्य, भूटान है कि नेपाल है,
कौन है राज्य, इसी को जानने के लिए आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। और इस वर्णन के माध्यम से, ठीक है रंजना, ठीक है, लिख मैं साइड हो जाया करूंगा। इसी के तहत यह बताया गया है संसद एवं संघ सरकार ये राज्य है, राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार ये राज्य है, स्थानीय प्राधिकरण ये राज्य है, अन्य प्राधिकरण ये भी राज्य है। देखिए, वैसे तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे संविधान को, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान पूरी दुनिया का है, लगभग सारी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास कर दिया अपने लिहाज से, अपनी समझ से। फिर भी किसी भी बात को अगर आपके सामने